ठीक है, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? सेकंड मेथड है। अभी हम लोग किस में है? वेक्टर एडिशन में। तो वेक्टर एडिशन में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन विच टू एटलीस्ट टू और दैट इज द मैक्सिमम कंडीशन फॉर टू वेक्टर टू बी एडेड इन ट्रायंगल लॉ। कितने मिनिमम वेक्टर्स और मैक्सिमम ऐड होंगे? 2 वेक्टर, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। Suppose two vectors are represented by two sides of a triangle, then third side of a triangle will be represented by the resultant vector of the two vectors A and B. Are you getting it? अब इसमें क्या है कि वो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशंस क्या थे? बस इतना ही था कि सेकंड वेक्टर के हेड से उसका हेड कनेक्ट होगा, मतलब ऐड होगा, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से उसका टेल ऐड होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब सपोज करें, एक छोटा सा पॉइंट हम आपसे डिस्कस किए थे थोड़ा सा समझने के लिए, आप समझते हैं थोड़ा सा, फिर इस पे आते हैं पैरेललोग्राम मेथड में। पैरेललोग्राम आपको सब लोगों को पता है, आप सब लोग 10th पास करके आए हैं तो सबको पता होगा पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम पहले ट्रायंगल लॉ का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर पैरेललोग्राम में आएंगे। यहां पर एक वेक्टर मान लीजिए ए है। अब एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर सपोज मान लीजिए कि ये, ऐसा कर सकते हैं, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है, तो वेक्टर अरेंज्ड है, रिजल्टेंट निकालना आसान है। इस पॉइंट को, जो उसका टेल पॉइंट है किसका, वेक्टर ए का टेल पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, और वेक्टर ए के हेड पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं, और वेक्टर बी के हेड पॉइंट को हम आर मान लेते हैं। तो ओ क्यू हमको पता है, पी क्यू कितना होगा, पी क्यू कितना होगा वैल्यू, बोलिए पी क्यू बराबर कितना होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा, और क्यू आर बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा क्या, ऐसा है क्या? ठीक है, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए कि हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका नाम ए और इसका नाम बी है, तो इसका नाम सी रखते हैं। तो वेक्टर सी इज रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड जो मैंने ग्रीन ट्रेस लिया है उस वेक्टर को सी बोल रहे हैं, और उसका मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए, सपोज करें, अब बात को ध्यान से समझिएगा, तब आप थोड़ा सा एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये एंगल सपोज करें कि थीटा है और ये एंगल अल्फा है। पूरा दुनिया जानता है कि थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 180। ठीक, मान लीजिए लेट अल्फा डिक्रीज कर रहा है, दिस इंप्लाइज थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये सब एरो को ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में ये बहुत, क्या बोलते हैं उसको, आम भाषा में बोले तो धड़ल्ले से यूज होगा, और बहुत यदि थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोले तो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। ठीक है, अल्फा डिक्रीज किया, थीटा क्या हुआ, फैट बंद नहीं होगा। तुम कंबल लेके नहीं आए हो? कंबल मतलब कि मेरा कहने का मतलब चीजों को एग्जीग्रेट करने का आदत है मुझे। ठीक है, जैसे एक बार मेरे हाथ में ना, हम अभी ड्रॉ कर रहे थे ऐसे कंपास के थ्रू ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, तो उसका जो निडल है ना वो मेरे हाथ में लग गया, हल्का सा ब्लड आ गया। टीचर बोले क्या हुआ, सर हम घायल हो गए। तो एग्जीग्रेट करने की मेरी आदत है। कंबल मतलब तुम कंबल लेके मत आ जाना भाई, कंबल मतलब ओढ़ के कुछ आइए, कुछ चादर उधर ले लीजिए, या फिर एक स्वेटर जैकेट ले लीजिए। ठीक है, टीचर बोले आगे बैठो, तुम आओ, तुमको घायल करते हैं, बैठाए आगे। उसका जब ऐसे करके पढ़ रहे हैं, सब दिक्कत हो रहा है, यही तो तुम्हारा पनिशमेंट है, घायल हो गए थे ना। चलिए, मेरे गुरु भी मेरे से आगे, आपको बोले ना सबसे कमजोर विद्यार्थी। आइए शुरू से ही, एक दिन हम आप लोगों को जब बांसुरी सुनाएंगे उसमें भी आप सुनिएगा, हम अपने उस गुरु के भी सबसे कमजोर विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जो मेरे गुरु के पास आता है सीखने के लिए बांसुरी, वो विद्यार्थी 9th क्लास में। अब हम यहाँ 9 को छोड़ो 11 को पढ़ा रहे हैं, हम फूक रहे हैं तो बांसुरी ठीक से फूका ही नहीं रहा है, वो आगे 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 बढ़ता जा रहा है। वो हर दिन कुछ न कुछ सीख के आ रहा है, और जब हम फूक रहे हैं तो मेरा सुर नहीं पकड़ रहा है, तो ऐसे दिख रहा है। उधर से मेरे गुरु आए, उसको बोले इनको जानते हो, मेरे बारे में इनको जानते हो? तो बोले कि नहीं, ये फिजिक्स के टीचर हैं, 11-12 को फिजिक्स पढ़ाते हैं। उसके बाद तो हमको ऐसे देखता है, मतलब उसको लगता है कि इसको ये कैसे पढ़ा सकता है, इसका सुर नहीं पकड़ रहा है। और वो मेरे गुरुजी कहते हैं क्या कि 10th पास करोगे तो इनसे पढ़ने के लिए तुमको भेजा जाएगा,
अब तो उसके बाद तो उसको जैसे लगा कि वो बैग में चाकू लेके आया है, बैग खोजने लगा। हम लोग रुक जा भाई, मत पढ़ना, क्या दिक्कत है, चाकू क्यों निकाल रहे? अब बताइए, वो विद्यार्थी कभी हमसे पढ़ना चाहेगा? नहीं पढ़ना चाहेगा। मेरा सुर ही नहीं पकड़ रहा है, उस सुर पे सुर लगाया जा रहा है। बांसुरी में प बजाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे होल क्लोज रहते हैं तो प बजता है। पधा निसा गारे मा सारे गामा प, पधा नि सारे गामा प, प पे फ्री रिटर्न बैक हो कहते हैं तो प म ग रे सा नि धा प। ठीक है, तो मेरा रिदम ही नहीं पकड़ रहा है, और वो बच्चा आराम से म्यूजिक गाना बजा रहा है, वो हमसे कभी पढ़ेगा? वहां भी हम कमजोर हैं। आइए यहाँ आइए, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा डिक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो कहानी कैसी होगी? मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आता है कि अल्फा क्या हो गया, 0, दिस इंप्लाइज थीटा कितना होगा, 180। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, जो बता सकते हैं? अच्छी बात है, बताइए हिमांशु, तुम बताओ जल्दी से, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर हम क्या लिखेंगे, बोलिए। 0, ठीक, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर 0, तो वेक्टर सी क्या बन गया, नल वेक्टर। नल वेक्टर बना ना, दैट इज वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, या फिर ऐसे करते, नल वेक्टर को 0 पर ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और सिचुएशन क्या होगा, ये है वेक्टर ए और उसी से रिटर्न बैक वेक्टर बी, ठीक है, होगा ऐसा। यदि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मान लीजिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तब क्या होगा, देखिए बी वेक्टर ये हो गया और ये ए वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड वेक्टर के हेड से आप उसका हेड जुड़ेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का सेकेंड वेक्टर के हेड से उसका हेड जुड़ा, और टेल और फर्स्ट वेक्टर के टेल से उसका टेल जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ना, यहां पर मॉड ऑफ बी वेक्टर, देखिए ध्यान से, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर, कह सकते हैं ऐसा। नहीं समझ में आया, ये सी क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी, ये सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए कब होगा, जब देखिए यहां पर ये कब हुआ, जब फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया उस पर। कैसे ओवरलैप किया कि फर्स्ट वेक्टर ए का जो हेड है वहीं पर सेकंड वेक्टर का टेल होगा, और जहां फर्स्ट वेक्टर का टेल है वहीं पर सेकंड वेक्टर का हेड आ जाएगा। कब, जब थीटा क्या होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये ऐसे टर्न करता चला गया ना, ऐसे टर्न करता हुआ यहां आ गया, तो थीटा 180 हो गया, अल्फा 0 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां आ गया, पी पर, जो आर पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, पी पर, आर पॉइंट पी पे आएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। अब यदि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है और हम मान के चल रहे हैं कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा है, तो जब थीटा 0 होगा, तो यहां पर ये मान लीजिए कि यहां से वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब उसके टेल पॉइंट से वेक्टर बी जुड़ेगा, सॉरी उसके हेड पॉइंट से वेक्टर बी जुड़ेगा ना, तो वेक्टर बी जुड़ा तो यहां तक आ गया, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगा, जोड़ दिए, और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल किस वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, फर्स्ट वेक्टर के, जोड़ दिए, तो इतना जो ये बना ये वेक्टर सी हुआ। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कहां से कहां तक है, बी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यहां से यहां तक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहां से यहां तक है, तो ये जो बना ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हुआ। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बना, होगा ऐसा, होगा ना। अच्छा, अब यहां पर एंगल बिटवीन कौन सा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या होगा,
सब जानते हैं 180, वेरी गुड, इज 180। समझ गए? सिचुएशन समझ में आया? ठीक, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। वही हम आपसे कहे कि यदि एंगल चेंज हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। इस केस में यदि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी का हेड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहां लाई कर जाएगा, पी पॉइंट पर। और पी पॉइंट कौन सा है, वेक्टर ए का टेल पॉइंट है, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन यदि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस केस में ऐसा होगा, और यदि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तब क्या होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं सब लोग, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन थीटा 180 है, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया वेक्टर बी होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड किसके हेड से जुड़ेगा, तो ये हो गया, और उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वाह, हो तो गया, समझ गए? राइट डाउन कीजिए, यहां पर लिख देते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए यहां से। खुशी, तुमको समझ में आया? हाँ खुशी, तुमसे पूछ रहे हैं, समझ में आया? थैंक यू। चलिए राइट डाउन कीजिए, फिर आप आते हैं पैरेललोग्राम मेथड में। सब लोगों को पैरेललोग्राम पता है? धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे और एनर्जी भी बढ़ाएंगे, समझ गए? पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग दीजिए अच्छे से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके वेक्टर को देखने का, या फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उनको देखने का तरीका बदल देगा। ठीक है, इस पर स्टार मार्क दीजिएगा जैसे मैंने दिया है। चलिए, पैरेललोग्राम सबसे पहले हम लोग समझते हैं, चार साइड से मिला हुआ एक ज्योमेट्री होता है। जैसे ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर एक ज्योमेट्री बनता है, पैरेललोग्राम 4 साइड से बनेगा। अब उसको ऐसे तो बहुत सारे हैं, उसमें उसको क्यों पैरेललोग्राम कहा जाएगा? 4 साइड के एक ज्योमेट्री को, जो क्लोज ज्योमेट्री है, उसको पैरेललोग्राम क्यों कहा जाएगा? उसके बेसिक का रीजन क्या है, पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे। इक्वल होंगे क्या? क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? हो सकता है। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? वो कह रहा है नहीं नहीं, वो एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, क्या जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, या 90 डिग्री से अलग भी हो सकते हैं? एडजेसेंट साइड समझ रहे हैं? पैरेलल साइड्स और एडजेसेंट साइड्स में मेजर डिफरेंस क्या है? पैरेलल साइड जस्ट अपोजिट दिखेगा, एडजेसेंट साइड जैसे जिसका कि कॉमन एक पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स बनेगा उसका, इस लाइन का और उस लाइन का, ये एडजेसेंट लाइन हो गया क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है। पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट्स जो लाइन मिल के बन रहे हैं वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री से अलग भी हो सकता है। पैरेललोग्राम के लिए अलग भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए कि ये ज्योमेट्री है, तो इस ज्योमेट्री को, इसका हेड पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं, सॉरी ये डी मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, लिख सकते हैं ना। और साथ साथ क्या लिख सकते हैं, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी सी, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम को, और साथ ही साथ ये एंगल जो थीटा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और प्रिसाइजली कह सकते हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री कह सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं अल्फा, तो यहां अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं बीटा और गामा, तो बीटा का के बारे में कह सकते हैं क्या, बीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, होगा, ठीक है। और यहां अल्फा प्लस गामा 180 होगा। ये दोनों का एडिशन 180 होगा, ये तय है। अब ये दोनों एंगल एक सेम भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे, जब 90 डिग्री होगा, और डिफरेंट भी होंगे, लेकिन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम को समझने के लिए रिक्वायर्ड है, और यदि ये हम समझ लेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। लॉ क्या कहता है, ये भी जो लॉ है, ये लॉ कितने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए है, ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। यहां भी कितने वेक्टर ऐड होंगे, यहां भी सिर्फ 2 वेक्टर ऐड होंगे, 2 से अधिक वेक्टर ऐड नहीं हो सकते। ये भी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन की तरह 2 वेक्टर को ही ऐड करेगा, इससे 2 से अधिक वेक्टर इसमें ऐड नहीं होंगे। और एक वेक्टर का ऐड होने का मतलब ही नहीं बनता, जब भी ऐड होना चाहिए तो कुछ 2 क्वांटिटी ही ऐड होगा ना, ठीक है। तो ये 2 वेक्टर के लिए भी है। अब समझिए इसमें आगे कि अब ये कैसे अरेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ये बी है, ठीक है। अब इन 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से। तो हमें ट्रायंगल लॉ में क्या किया था कि फर्स्ट वेक्टर को मान लिया था, मान लीजिए इसी को फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसका हेड सेकंड वेक्टर के टेल से ऐड होगा। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में हम ऐसा नहीं करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के नियम में, और वो आपके टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। जो वेक्टर से क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये ऑब्जेक्टिव रहता है, आया हुआ भी ये बहुत सारे एग्जाम में, लोकल लेवल एग्जाम पे आता है। तो सेकंड वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल से जुड़ता है ट्रायंगल लॉ में। यहां पर क्या होगा, यहां पर फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का टेल दोनों कॉमन जगह पर पॉइंट पे जुटेगा, मतलब ऐड होगा। मतलब फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का टेल कॉमन ज्वाइंट होगा, इसमें फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसा हुआ अरेंज करके, तो अरेंज करके यहां ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि वेक्टर ए हुआ जो हम लोग यहां ड्रॉ किए। अब वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी है ये, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें से कौन सा नंबर का प्रॉपर्टीज है ये, 3rd नंबर प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन इट्स प्लेन सो वेक्टर विल नॉट चेंज, ठीक है। तो यहां पर बी को हम यहां से ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर बी को हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिए ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए और बी दोनों कैसे अरेंज हो गए, टेल टू टेल, दोनों टेल टू टेल अरेंज हो गए। इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं चलिए ओ, ठीक है। तो दोनों का कॉमन टेल पॉइंट ऐड हो गया। अब ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि मतलब यदि ये 2 वेक्टर्स जो टेल टू टेल अरेंज हुए हैं, ये यदि एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यदि करते तो कैसा दिखता, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। इसको डॉट से दिखाने का मीनिंग ये है कि ये वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करते तो ऐसा दिखता, लेकिन शिफ्ट हुआ नहीं, ठीक है। अब वेक्टर वी को हम यदि पैरेलल शिफ्ट करते तो ऐसा दिखता, ये वेक्टर बी होगा। कुछ यदि बनाने में दिक्कत आई है तो इसको थोड़ा सा हम ठीक से कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये वेक्टर ए हुआ, अब ठीक है क्या, मोर और लेस ठीक है, बोलिए आप लोग दूर से देख रहे हैं बताइए, मोर और लेस ठीक है। ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो वेक्टर बी के पैरेलल ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए के पैरेलल ये वेक्टर हो गया। अब एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना,
जिसमें कॉमन टेल पॉइंट दो वेक्टर का ये है। तो अब ये लॉ कहता है कि यदि टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर एडेड टेल टू टेल and which it represents the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector of these two vectors will be represented by the diagonal of parallelogram which is passing through the common tail point। क्योंकि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल हो सकते हैं, एक डायगोनल ऐसे हो सकता है, एक डायगोनल ऐसे हो सकता है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर किससे पास करेगा? कॉमन टेल पॉइंट से जो पास करने वाला डायगोनल है उससे पास करेगा। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर उसका रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये, और ये वेक्टर ए है और बी है, इसका नाम हम सी दे रहे हैं। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा, तो थीटा कह सकते हैं एंगल ऑफ वेक्टर्स। याद कीजिए ए एंड बी। क्यों एंगल ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं? क्योंकि दो वेक्टर जब टेल टू टेल ऐड होता है तो स्मॉलर एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ वेक्टर बोलते हैं ना। लास्ट प्रॉपर्टीज, when two vectors are arranged tail to tail, then there will be two angles, so a smaller angle will be called angle of vector। तो दो वेक्टर a और b टेल टू टेल ऐड हो गए, इसमें ऑब्वियसली ये स्मॉलर एंगल है, ये बड़ा वाला जो होगा ये दूसरा एंगल होगा, वो तो बड़ा होगा, हमें उसे काउंट करना ही नहीं है। तो बस ये छोटा एंगल जो हुआ इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ वेक्टर्स। किसके बीच का? a एंड b का। समझ गए? तो ये जो c हुआ ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी वेक्टर a और b मिलकर जो इफेक्ट देगा वो अकेला वेक्टर c देगा। समझ गए? दो वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो c वेक्टर है, और c वेक्टर खुद यदि अकेले रहा तो ये इफेक्ट देगा। समझ गए? पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंस भी आ गया। पैरेललोग्राम लॉ कैसे एक्ट करता है ये समझ में आ गया। तो इसको ड्रॉ कीजिए और पॉइंट्स लिखा देते हैं। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, इसको भी जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज और अच्छे से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। ये सब आप लोग 10th क्लास में करके आ चुके हैं, आए हैं ना। अब उसी में से कोई उठ के बोलेगा सर हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया था। जैसा मैंने आपको बोला है और आज थोड़ा इंडिकेट भी किया है, आगे समस्याएं बढ़ेंगी। समस्याएं मतलब टॉपिक का लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन का लेवल भी। यहां भी एक पॉइंट है, यहां पर यदि इनके बीच का एंगल थीटा है और इसी को हम एंगल ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, उस केस में ये एक पैरेललोग्राम की तरह है। और यदि एंगल 90 डिग्री है तो ये आगे ऐसे वर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेगा। कब? जब इसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए अगला केस, उस केस में क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया और एंगल 90 डिग्री हो गया, उस केस में ये एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करेगा, होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपली अ पैरेललोग्राम, सिंपली अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये पहला केस, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में आ जाइए। सेकेंड केस में इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल होगा। और यदि तीसरा केस में इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज एंड थीटा इज इक्वल टू कितना? 90, तो ये क्या होगा? ये पैरेललोग्राम जो होगा क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ये रेक्टेंगल, मतलब पैरेललोग्राम तो सब हैं, तो उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस आएगा? एक नॉर्मल पैरेललोग्राम कब रहेगा वो सब इसमें समझ में आया। अब अंतर क्या आएगा समझिए साथ को ध्यान से, थोड़ा देर समझिए।
उसके बाद एनालिटिकल मेथड हम लोग कल करेंगे। इसका एनालिटिकल मेथड में हम लोग थोड़ा डेराइव करेंगे, तो वो आराम से 20 मिनट लेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका कहानी क्या है, और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर यहाँ समझ में आएगा कि आखिर इसमें हम क्यों ट्राइंगल लॉ जब है हमारे पास तो इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। अब आप हमको एक चीज बताइए, ध्यान से समझ के बताइए, मान लीजिए कि थीटा 0 हो गया, सपोज करें थीटा 0 हो गया, ठीक है, थीटा 0 हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज 0। तो थीटा 0 हो गया, इसका मतलब वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी माइनस ए क्यों होगा? वो तो उल्टा हो गया, ए तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? इमेजिन करना होगा, थोड़ा इमेजिन करना होगा, अपना इमेजिनेशन को और बेहतर करना होगा। फिजिक्स मतलब साइंस में, खासकर फिजिक्स में आपको अपना इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, इमेजिनेशन बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए, हम तो देख पाते हैं, हमको तो हर दिन का आदत है, हमको पता है वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का बड़ा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और थीटा क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड छोटा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, और उनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तो वेक्टर बी का एरो हेड एग्जैक्टली वेक्टर ए के एरो हेड पे तो मैच करेगा नहीं, क्यों? क्यों? उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो वो तो पहले आकर रुक जाएगा, लेकिन उनके बीच का एंगल 0 है। अब रिजल्टेंट जो है वो तो उन दोनों के बीच में है ना, तो उसका रिजल्टेंट तो उन दोनों के बीच से ही पास करेगा। लेकिन जब थीटा 0 हो गया है तो रिजल्टेंट का काम खासियत क्या होता है? रिजल्टेंट का खासियत ये होता है कि वो उन दोनों के कॉमन टेल पॉइंट से निकले और दोनों के कॉमन पॉइंट पर जाकर के मिले, समझ गए? जैसे ये इसमें ये निकल के आ रहा है, तो ये ऐसा प्रेस हो रहा है तो ये आगे जाएगा और ये ए के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, ए के साथ मैच कर जाएगा, बी पीछे रह जाएगा और वो ए के साथ मैच कर जाएगा। हाँ, वो क्यों मैच करेगा अगले क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कि यदि एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना आपको आता है? रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना आता है कैसे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, ठीक है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए? तो आप उससे निकाल सकते हैं उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कब? इस केस में, मतलब ये वेक्टर ए है और यहां पर ये वेक्टर बी है ना, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है। तो ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी हो गया। अब इनका रिजल्टेंट जो ये है, अब ये टोटल एंगल यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब ये मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, ये पूरा एंगल थीटा 90 डिग्री, अल्फा मान लेते हैं। तो tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? बेस कितना होगा? a, और बाई क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को P कह रहे हैं, इस पॉइंट को Q कह रहे हैं, इस पॉइंट को R कह रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो PQ बाई लिख सकते हैं OP। PQ कितना होता है? PQ क्या होगा? B, और OP कितना होगा? तो tan अल्फा ले सकते हैं, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स क्या लिखेंगे? B बाई A, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल तो नहीं पढ़े होंगे आप लोग, बस आप समझिए इधर से tan को ले जाएंगे तो अल्फा बराबर tan इनवर्स होगा। tan इनवर्स मतलब एंगल बाई tan, तो उसको tan इनवर्स की तरह से इस तरह से दिखाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, आपको जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से समझा देंगे। यहाँ से tan निकलेगा तो tan इनवर्स आएगा। जैसे 1/s को हम s इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे, उसी तरह इसको s लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हुआ। अब यहां से हम ये कहना चाहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का यदि हम ये एक रेक्टेंगल का ये हम पता करना चाहें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
उससे ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि एंगल 180 डिग्री हो गया तब, यदि थीटा 180 डिग्री हो गया तो ऐसे हो गया, दो वेक्टर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ध्यान से समझिए, दो वेक्टर ऐसे हैं, वो ऐसे हो गया पूरा 180 हो गया। तो उसमें क्या, अब पैरेललोग्राम तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब सिचुएशन किस तरह का हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है बी, वेक्टर बी इधर लगेगा, वेक्टर ए इधर लगेगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए की तरफ होगा ना। ये सारा चीज हम लोग उसमें भी देखेंगे। कब देखेंगे, जब एनालिटिकल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट हल्का सा ऑब्जर्व कराने के लिए ये 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए।